कंप्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इस चैप्टर से आज हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट को वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का फुल डिटेल्ड थ्योरी पढ़ाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर फैक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके मध्य संबंधों को कंप्यूटर की संरचना कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। इनपुट यूनिट द्वारा डेटा या निर्देश अथवा प्रोग्राम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इनपुट यूनिट द्वारा डेटा, निर्देश या प्रोग्राम कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। डेटा तथा निर्देशों का परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट किसे कहते हैं? सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को आउटपुट के रूप में जो उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है वह यूनिट आउटपुट यूनिट कहलाता है। इनपुट यूनिट द्वारा मनुष्य के समझने योग्य भाषा या शब्दों को सीपीयू के समझने योग्य भाषा अर्थात बाइनरी कोड में बदला जाता है। इनपुट यूनिट द्वारा क्या किया जाता है? मान लो ये इनपुट यूनिट है, ये मनुष्य के समझने योग्य भाषा या शब्द को किसके? सीपीयू के समझने योग्य भाषा या शब्द में बदलता है। कौन? इनपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट सीपीयू द्वारा जारी परिणाम को बाइनरी कोड में होता है, उसे मनुष्य के समझने योग्य भाषा में बदलता है, भाषा या शब्दों में बदलता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है? सीपीयू द्वारा जो बाइनरी कोड में परिणाम जारी किया जाता है या रिजल्ट जारी किया जाता है, उसे मनुष्य के समझने योग्य भाषा अर्थात शब्दों या भाषा या डाटा जो सूचना होती है उसे मनुष्य के समझने योग्य भाषा में बदलता है आउटपुट यूनिट। एक सिंपल थ्योरी है, इनपुट यूनिट सीपीयू और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मनुष्य के समझने योग्य भाषा को बाइनरी कोड 0 या 1 में बदलता है और इसे सीपीयू के पास भेजता है। सीपीयू इस डाटा का प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद इसे आउटपुट यूनिट के पास भेजता है जो बाइनरी कोड में होता है, जिसे आउटपुट यूनिट मनुष्य के समझने योग्य भाषा में बदलता है। सीपीयू ही कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है। जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसे ही प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्योंकि इनपुट द्वारा जो भी डाटा हमें सीपीयू को दिया जाता है अर्थात कंप्यूटर को दिया जाता है, उसे सीपीयू ही प्रोसेस कर एक सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है, जिसे आउटपुट यूनिट उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू ही कंप्यूटर के सभी भागों अर्थात सभी डिवाइसों को कंट्रोल करता है और प्रत्येक प्रकार के निर्देश सीपीयू द्वारा ही दिए जाते हैं कंप्यूटर को। सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है।
ये कौन कौन से भाग हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। ये 3 भाग हैं। पहला भाग कंट्रोल यूनिट, दूसरा भाग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और तीसरा भाग है प्राइमरी मेमोरी। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को ALU द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी, इन तीनों भागों से मिलकर CPU बना होता है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। CPU कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। जितनी भी कंप्यूटर में क्रियाएं होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उसे CPU ही कंट्रोल करता है। इसलिए इसे कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है और CPU का एक भाग कंट्रोल यूनिट है जो सभी प्रकार के निर्देश या नियंत्रण और नियंत्रण रखता है सभी डिवाइसों पर। और कंट्रोल यूनिट वाला भाग ही कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। ये CPU का ये कंट्रोल यूनिट वाला जो भाग है वही कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर से निर्मित कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर से निर्मित जो कंप्यूटर है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। इन सभी के कार्यों को देखेंगे आगे। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट द्वारा CPU के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया और अन्य सभी प्रकार की गणितीय क्रियाएं और तुलना करना जैसे दो संख्याओं में कौन छोटा है, कौन बड़ा है या बराबर है, इस प्रकार की तुलनाएं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है। अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय क्रियाएं और लॉजिकल यूनिट मतलब लॉजिक लगाना कि कौन बड़ा है, छोटा है, तुलना करने वाला कार्य ये कंप्यूटर के CPU के अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट द्वारा किया जाता है। मेमोरी हायरार्की में देखते हैं। मेमोरी हायरार्की में हायरार्की मतलब अनुक्रम, छोटे से बड़ा जो अनुक्रम है उस अनुक्रम में मेमोरी के अनुक्रम में रजिस्टर्स का स्थान सबसे ऊंचा होता है और यह CPU को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देता है। अच्छा, मेमोरी की बात कर लेते हैं थोड़ा। कंप्यूटर में पहला प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो CPU में होता है और CPU के बाहर एक और मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी जो CPU के बाहर होता है। सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। ये दो प्रकार के प्राइमरी मेमोरी होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ये बाह्य मेमोरी है जिसे जो CPU के बाहर रहता है। ये सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होता है, अर्थात इसमें रखी गई डाटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। और प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होता है। ये अस्थायी मेमोरी होता है
अर्थात प्राइमरी मेमोरी में रखा गया डाटा या सूचना कुछ समय अंतराल के लिए होता है, इसके पश्चात ये डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होता है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसमें रखा गया डाटा भी अस्थायी होता है, लेकिन ये बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात किसी सूचना या डाटा को बहुत तीव्र गति से एक्सेस कर लेता है। और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा या सूचना को पहले से ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसमें उपस्थित डाटा या सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। और एक बात है कि मेमोरी हायरार्की में किसकी बात हुई है, रजिस्टर की बात हुई है। तो रैम जो मेमोरी है वो रजिस्टरों से मिलकर बना होता है। और रजिस्टर भी एक प्रकार का मेमोरी ही है रजिस्टर एक प्रकार का, जो सबसे तीव्र गति वाला मेमोरी होता है। ठीक। और इसमें भी डाटा क्या होते हैं, अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं। रजिस्टर्स में भी डाटा, केवल सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है और उपयोग पड़ने पर दोबारा इसे पढ़ा जा सकता है या खोला जा सकता है या उपयोग में लिया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी की गति तीव्र होती है, सेकेंडरी मेमोरी की गति बहुत धीमी होती है। रजिस्टर्स एक प्रकार की मेमोरी होते हैं जो बहुत तेज़ गति वाले अस्थायी स्टोरेज युक्ति है, अर्थात डिवाइस है। अस्थायी होते हैं और बहुत तेज़ होते हैं। बहुत तेज़ मतलब में जितनी भी प्रकार की मेमोरी है उसमें सबसे तेज़ रजिस्टर्स प्रकार की मेमोरी होते हैं। कंट्रोल यूनिट का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन करना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसका पालन कराता है। कंट्रोल यूनिट का काम है, सबसे पहला काम है कि हम जो आदेश देते हैं, जो आदेश अर्थात निर्देश या इंस्ट्रक्शन डाटा के रूप में देते हैं, उसको वो सबसे पहले क्या करता है, पढ़ता है, रीड करता है। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट यदि वह डाटा गणना या तुलना के लिए होता है तो उसे ALU के पास भेजता है। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट उस डाटा को प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट यूनिट के पास भेजता है। इस प्रकार सभी प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करती है। जो मेमोरी होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है, डेटा को संग्रहित अर्थात स्टोर करना है। किसी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किससे मिलकर बना होता है, रैम और रोम, दो प्रकार होते हैं प्राइमरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी ये स्थायी मेमोरी है, अर्थात इसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है, इस प्रकार की मेमोरी है ये सेकेंडरी मेमोरी। इसकी मतलब स्टोर करने की क्षमता, स्पेस को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात अपने हिसाब से जितने भी डाटा को इसमें स्टोर किया जा सकता है।
सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाकर, और प्राइमरी मेमोरी का जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो सीमित होता है, अस्थायी होता है और तीव्र गति वाला होता है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू में पाया जाता है और सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होता है। प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक, इंटरनल या मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का एक भाग है। सीपीयू का क्या है? एक भाग है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम तथा उनके इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। कुछ समय के लिए क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। क्या कह रहा है? जो प्राइमरी मेमोरी होता है ना, प्राइमरी मेमोरी में जो इनपुट का डाटा होता है, इनपुट का जो डाटा होता है उसे स्टोर किया जाता है, और इनपुट देने के बाद सीपीयू प्रोसेसिंग करते समय जो प्रोसेस्ड डाटा होता है, इंटरमीडिएट डाटा जो होता है, इंटरमीडिएट जो डाटा है होता है उसे भी स्टोर करके रखता है प्राइमरी मेमोरी में। उस जो प्रोसेस इंटरमीडिएट डाटा के बाद जो रिजल्ट सीपीयू द्वारा आउटपुट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उस प्रकार के डाटा को भी, मतलब सूचना में बदला हुआ डाटा जो आउटपुट के लिए तैयार है, उस प्रकार के डाटा को भी प्राइमरी मेमोरी में कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि कुछ समय उस समय जिस समय हम कार्य कर रहे हैं, यदि उसी समय उस डाटा का दोबारा उपयोग हो जाए या उपयोग में लाना हो तो क्या करता है सीपीयू? तुरंत उस डाटा को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। प्राइमरी मेमोरी में ऐसे डेटा को जिस पर सीपीयू द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे भी अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, अर्थात जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा कार्य किया जा रहा है उस प्रकार के डेटा को भी कहाँ स्टोर किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है अस्थायी रूप से। जिस समय कार्य कर रहा है उस समय का डेटा क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट डेटा कहलाता है। इंटरमीडिएट डेटा कहलाता है। इसको भी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी में इनपुट यूनिट से प्राप्त डाटा, भी बात की है, जो इनपुट यूनिट से प्राप्त डाटा, प्रोसेसिंग के मध्यवर्ती परिणाम, ये इंटरमीडिएट डाटा, और प्रोसेसिंग के अंतिम परिणाम, जिन्हें आउटपुट यूनिट को भेजे जाने तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सा डाटा? इनपुट द्वारा मिला हुआ डाटा, इंटरमीडिएट द्वारा मिला हुआ डाटा और आउटपुट के लिए तैयार हुआ डाटा। इन तीनों प्रकार के डाटा को प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को शॉर्ट में रैम कहा जाता है और रीड ऑनली मेमोरी को शॉर्ट में रोम कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, रैम जो होता है, वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। रैम में डाटा और सूचनाएं अस्थायी रूप से स्टोर होती है, अर्थात कुछ समय बाद डिलीट हो जाती है। रैम मेमोरी बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली अस्थायी मेमोरी है। ये अस्थायी मेमोरी है लेकिन बहुत तीव्र गति से कार्य करती है।
लेकिन किससे कम? रजिस्टर से इनकी गति फिर भी कम होती है रैम मेमोरी की। और जो रैम मेमोरी होता है वो रजिस्टर मेमोरी से मिलकर बना होता है। किसी डेटा बस की सहायता से हम रैम से किसी सूचना को निकाल सकते हैं या उसमें कोई सूचना स्टोर कर सकते हैं। किसकी सहायता से? डेटा बस की सहायता से रैम, ये जो रैम है, रैम मेमोरी में किसी भी प्रकार की सूचना को डाल सकते हैं या किसी भी प्रकार की सूचना या इन्फॉर्मेशन अर्थात डाटा को हम बाहर निकाल सकते हैं उपयोग के लिए। किसकी सहायता से? डेटा बस की सहायता से। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी में डेटा पहले से भरा जा चुका होता है। रोम मेमोरी में डेटा पहले से भरा जा चुका होता है, अर्थात रोम मेमोरी को बनाते समय उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन डालना होता है उसे डाल दिया जाता है बनाते ही समय ही रैम मेमोरी को, रोम मेमोरी को, रीड ओनली मेमोरी को, और जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, हम उसे हटा या बदल नहीं सकते। जैसे किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है, जैसे बूटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो रोम मेमोरी में किया जाता है। जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है या मोबाइल को फॉर्मेट किया जाता है या तो वे सभी डाटा जो रोम में होता है वो फिर से हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है रीस्टार्ट करने पर। रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। जो रोम होता है वो स्थायी मेमोरी है। रोम मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा और इन्फॉर्मेशन सुरक्षित बना रहता है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन रोम मेमोरी को बनाते समय ही डाल दिया जाता है। रोम मेमोरी में वे प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन रोम मेमोरी में डाले जाते हैं, जैसे कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है। हमने बात किया था इस पर। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य एक्सटर्नल या द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की कीमत प्राइमरी मेमोरी की तुलना में बहुत सस्ती होती है तथा डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग सामान्यतः बैकअप के लिए किया जाता है क्योंकि ये सस्ती होती है और इसमें डाटा को बहुत समय अर्थात लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है और इसकी स्टोर करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न बोर्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदरबोर्ड या इसे ही मेन बोर्ड कहा जाता है। किसमें? बोर्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, इसे ही मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड तथा लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। क्या क्या बोर्ड कहा जाता है इसे? मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड। मदरबोर्ड या मेन बोर्ड को इन नामों से भी जाना जाता है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर के मदरबोर्ड में माइक्रोप्रोसेसर, मेन मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर आपने पीसी देखा होगा, पीसी, तो आपको पता होगा वायर्स द्वारा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, अलग अलग प्रकार के
डिवाइसेस जुड़े होते हैं वो मदरबोर्ड से लगभग कनेक्टेड होते हैं। बस के बारे में देखते हैं। ये वो वाला बस नहीं है जिससे पैसेंजर यात्री सफ़र करते हैं। ये कंप्यूटर वाला बस है। इसका फुल फॉर्म है बैक अप सिस्टम। बैकअप सिस्टम, ठीक। सीपीयू डेटा निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा पेरिफेरल्स डिवाइसेस को भेजता है। बस क्या करता है? सीपीयू के डेटा निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा पेरिफेरल डिवाइसों को भेजता है। बस का कार्य है भेजने का, अर्थात बस एक अगले में है संप्रेषण माध्यम की तरह कार्य करता है, ट्रांसमिशन मीडियम की तरह कार्य करता है। डाटा को पहुंचाने के लिए सीपीयू से अदर डिवाइस, कंप्यूटर के अदर डिवाइस तक पहुंचाने में। मेमोरी तथा इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? कंट्रोल बस द्वारा ले जाए जाते हैं। मेमोरी इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के निर्देश, ये याद रखना, दिए जाने वाले। इनपुट यूनिट, मेमोरी इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाए जाते हैं। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस, डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस डेटा बस कहलाती है, ठीक। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस BUS बस डेटा बस कहलाती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी के एड्रेस, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है या मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। जो कंट्रोल यूनिट जो होता है उसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य का नाड़ी तंत्र होता है उसी प्रकार कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक भाग है। जिस प्रकार सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक भाग है और इसी को ही कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। माइक्रोप्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। माइक्रोप्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है माइक्रोप्रोसेसर। अर्थात ये माइक्रोप्रोसेसर CPU की तरह कार्य करता है।
प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है माइक्रो प्रोसेसर, जो किस पर बनाई जाती है? सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई जाती है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो CPU के सभी कार्य करती है, क्योंकि इसकी संरचना CPU के समान ही हुई है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल मस्तिष्क कहा जाता है, दिल व मस्तिष्क कहा जाता है। जिस प्रकार CPU को मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, उसी प्रकार माइक्रो प्रोसेसर को भी कंप्यूटर का दिल व मस्तिष्क कहा जाता है। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया गया, जिसमें CPU के सभी अवयव एक चिप पर लिए गए। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? इंटेल कंपनी ने बनाया 1970 में, और इसका नाम इंटेल 4004 रखा, जिसमें CPU के सभी अवयव मतलब एक साथ सभी अवयव एक चिप पर, एक इस प्रकार के चिप पर CPU के सभी गुण या फिर सभी डिवाइसेस को इस पर बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर में CPU के सभी अवयव एक चिप पर लिए गए। ठीक, एक बात और, इस माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से ही आज कंप्यूटर, मोबाइल को इतना छोटा आकार मिल पाया है, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय हरमन होलेरिथ को दिया जाता है। जो पंच कार्ड है, इसके आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? हरमन होलेरिथ को दिया जाता है। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है। क्या है पंच कार्ड? कागज का बना होता है, कागज का बना एक कार्ड है, जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है पंच कार्ड में। इससे पहले पंच कार्ड का प्रयोग कपड़ा बुनने की मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। पंच कार्ड के बारे में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें पंच कार्ड का सिद्धांत उपयोग होता था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। और जो पंच कार्ड का उपयोग कपड़ा बुनने के लिए जोसेफ मेरी
जेकार्ड लूम में किया। जेकार्ड लूम एक कपड़ा बुनने की मशीन थी। इसमें जोसेफ मैरी जेकार्ड ने पंच कार्ड का उपयोग किया था और पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय हरमन होलेरिथ को जाता है। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का विकास किया गया। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन, इसका सिंबल है SI, तथा या जर्मेनियम GE से मिलकर बने होते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के लिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होता था। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किस लिए? कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी अर्थात प्रथम होने के कारण। पीसी का विकास 1981 में हुआ। पीसी का जो विकास है, पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर का विकास 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। ठीक, इसका विकास 1981 में हुआ। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PCAT कहा जाता है। PCAT कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स किसमें की जाती है? फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितनी ऑपरेशंस क्रियाएं कर सकता है वह कंप्यूटर, ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है। एक सेकेंड में किया जाने वाली गणना या संक्रियाएं फ्लॉप्स कहलाती हैं। सुपर कंप्यूटर, अगर सुपर कंप्यूटर की बात हुई है तो अभी वर्तमान में जून 2022 के डाटा के अनुसार यूएसए का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड 1102 पेटा फ्लॉप्स है। ये वाला पेटा फ्लॉप्स है। पेटा फ्लॉप्स इसका मतलब है 10 की पावर 15 फ्लॉप्स। पेटा मतलब 10 की पावर 15 फ्लॉप्स।
फ्रंटियर की स्पीड है। दूसरे नंबर पर है जापान का फुगाकू 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 FUGAKU फुगाकू फुगाकू। और अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जून 2022 की स्थिति में परम सीरीज का परम सिद्धि है। परम सिद्धि AI है और इसकी गति लगभग 4600 टेरा फ्लॉप है। 4600 प्लस टेरा फ्लॉप है इसकी गति। और अभी जो जून 2022 में 500 कंप्यूटरों की लिस्ट में ये 111वें नंबर पर था। और 2020-21 में इसका स्थान 63वां था। और अभी जून 2022 की स्थिति में इसका स्थान 500 कंप्यूटरों की लिस्ट में सबसे तेज़ 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में 111वें नंबर पर है। और 2020-21 की 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में इसका स्थान 63वें नंबर पर था। तो आपसे पेपर में कौन सा डाटा पूछ रहा है इसे देख लेना एक बार। अगर 2022 का डाटा हुआ तो इसका स्थान 111 है और 2020-21 का डाटा हुआ तो इसका स्थान 63वां है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। किसको जाता है? अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना सेमोर क्रे रिसर्च कंपनी की स्थापना सेमोर क्रे ने की थी। इसलिए सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सेमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमोर क्रे को। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है किसको? सेमोर क्रे को। और अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने ही पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। इस सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रे 1 बनाया था। जिसे कब बनाया था? 1975 में बनाया था। और क्रे 1 का ही विकसित रूप 1979 में 1979 में क्रे K1S बनाया। तो देख लेना, ये क्रे K1 और क्रे 1S दोनों ही विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं सबसे पहले। तो आपको अगर ऑप्शन में क्रे 1 दिया है तो भी सही है और आपको ऑप्शन में क्रे K1S दिया है तो भी सही है, क्योंकि क्रे 1 का ही विकसित रूप क्रे K1S है, जिसका निर्माण 1979 में क्रे रिसर्च कंपनी ने किया। और क्रे रिसर्च कंपनी के संस्थापक कौन थे? सेमोर क्रे। CDAC का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। CDAC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। ये कहाँ है? पुणे में है, भारत के पुणे में है। और इसने परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। परम 8000 परम 8000 CDAC द्वारा विकसित परम 8000 जो है वो CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था। CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसका निर्माण
1991 में किया गया और इसके निर्माण का श्रेय सी डैक के निर्देशक विजय भास्कर को है। परम 8000 के निर्माण का श्रेय सी डैक कंपनी ने 1991 में किया और इसके निर्माण का श्रेय सी डैक कंपनी के निर्देशक विजय भास्कर को है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया, जिसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड। 1 टेराफ्लॉप में 1 टेराफ्लॉप कहने का मतलब है 10 की पावर 12 टेरा, ये टेरा होता है टेरा, 10 की पावर 12 टेराफ्लॉप यानी कि 1 खरब गणना प्रति सेकंड कर सकता था परम पदम। इसका निर्माण 2003 में किया गया। परम युवा 2, जो परम युवा 2 है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया, जिसकी गणना क्षमता 500 टेराफ्लॉप थी। कितनी थी? 500 टेराफ्लॉप थी। ये भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। परम पदम, परम युवा 2, परम पदम की 1 अरब गणना प्रति सेकंड कर सकता था। इसकी गणना क्षमता 500 टेराफ्लॉप है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क का फुल फॉर्म है क्या? बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। ये मुंबई में स्थित है। इसने अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किया बार्क ने। पेस के बारे में देखते हैं। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग कंपनी है जो हैदराबाद में स्थित है। उसने पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया। किसके लिए किया? डीआरडीओ के लिए किया। पेस का फुल फॉर्म है प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। अनुराग का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप अनुराग का फुल फॉर्म है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का आविष्कार अनुराग कंपनी ने DRDO के लिए किया था। ठीक। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर को भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका विकास नाल का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिकल लैब है, बेंगलुरु है। ये कंपनी कहाँ है? बेंगलुरु में है। उसने 1980 में किया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का आविष्कार नाल कंपनी ने 1980 में किया। IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को संकलित परिपथ चिप के नाम से जाना जाता है। IC चिप को संकलित परिपथ चिप्स के नाम से जाना जाता है। और ये चिप नाम IC में इंटीग्रेटेड सर्किट में चिप नाम इसलिए जुड़ा है क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट का आकार जो आलू के चिप होता है ना, उसके समान होता है, इसलिए IC के पीछे चिप लगा दिया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला
कंप्यूटर यूनिवेक है, यूनिवेक है। किसके लिए? वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवेक है। यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक का फुल फॉर्म है। एडम आसबर्न ने प्रथम सुवाह्य अभिकलित, हिंदी नाम जरूर देख लेना क्योंकि एग्ज़ाम में इसी पर कंफ्यूजन बनता है। सुवाह्य अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया एडम आसबर्न। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाया जा सके उपयोग के लिए, जिसका आविष्कार एडम आसबर्न ने किया। माइक्रोप्रोसेसर का विकास 1971 में एम ई हॉफ ने किया। 1971 में एम ई हॉफ ने माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किया। कोबोल एक भाषा है कंप्यूटर की जिसका नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का क्या है? ये भी एक भाषा ही है। फार्मूला ट्रांसलेशन है फोर्ट्रान का फुल फॉर्म। ट्रांजिस्टर देखते हैं। ट्रांजिस्टर का विकास बेल लेबोरेटरी के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन ने किया। किसने किया? जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया।